नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। एक बार जैसा कि हम लगातार राजस्थान के जीके को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण नए पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज उसी तरह का एक और MCQ सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो राजस्थान के इतिहास का एक प्रारंभिक प्राचीन इतिहास का एक प्राचीन जो आपका वंश माना जाता है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार, उसी से रिलेटेड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप देखिएगा आज के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत में निम्न में से किसने शासन किया था? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक सेकंड के लिए बात बता रहा हूं कि लगभग प्राचीन भारत के अंदर वर्धन वंश शासन पे था और वर्धन वंश के समय सत्ता का केंद्र हो गया था कन्नौज। प्रारंभ के अंदर सत्ता का केंद्र क्या था? मगध। बाद में वो शिफ्ट होकर के कहां चला गया? कन्नौज पर। तो हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर शासन को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें तीन महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया, ट्रायंगुलर फाइट हुई, जिसमें से एक वंश है गुर्जर प्रतिहार और एक वंश आप देखोगे राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का, और एक आप बंगाल के अंदर देखोगे पाल वंश। इन तीनों के मध्य संघर्ष हुआ है। इसमें प्रारंभिक और अंतिम विजय किसकी हुई है? गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई है। इसी से रिलेटेड है। तो देखिएगा 750 का मतलब प्री मिडाइवल। कौन सा? प्री मिडाइवल, जिसको आप राजपूत काल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो किसने शासन किया? चौहानों ने। मुगल शासक, मराठों ने, प्रतिहारों ने। तो मराठा शक्ति का उदय नहीं हुआ था, मुगल उस समय आए नहीं थे, चौहानों का भी प्रभाव नहीं था, तो बचे कौन थे? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। इसको ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? क्वेश्चन का तरीके से देखिएगा, पहले क्या कह दिया? 750 से वही 8वीं शताब्दी, और इसके अंदर भी ये दे दिया कि चावड़ वंश, प्रतिहार वंश, भाटी वंश या परमार वंश। तो आप सभी को पता है प्रतिहार वंश इसका महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख कहां प्राप्त होता है? गुर्जर जाति का उल्लेख ऐहोल अभिलेख से, अशोक स्तंभ से, इदुमान शिलालेख से या घटियाल शिलालेख से? तो सर्वप्रथम गुर्जर की जो जाति का अभिलेख मिलता है आपको देखता है ऐहोल प्रशस्ति। कौन सी? जिसको लिखने वाले कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के द्वारा जो ऐहोल प्रशस्ति लिखी गई थी, उसी में आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है किसकी? गुर्जर प्रतिहार वंश की। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके समय कौन था कि जब आपको पता है हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था, उसी समय पुलकेशिन द्वितीय के साथ उसका एक युद्ध हुआ था, जिसको इतिहास में गंजिम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बाद दक्षिण भारत की नर्मदा जो नदी है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करने लगी किसकी? आपको पता ही है कि एक तरफ थे हर्षवर्धन और दूसरी तरफ कौन? पुलकेशिन। तो इन दोनों के बीच के सीमा का निर्धारण कर दिया किसने? नर्मदा नदी ने। इसलिए उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता था किसको? हर्षवर्धन को। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऐहोल प्रशस्ति में हमको सबसे पहले जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है, ये क्वेश्चन है और कई कई एग्जाम से में पूछा जाने वाला है, और संभावना निश्चित तौर पर आप देखोगे कि नीलकुंठ अभिलेख से, देवली अभिलेख से, राघोपुर अभिलेख से या करहाड़ अभिलेख से। 4 अभिलेखों के बारे में जानकारी आपको दे रखी है, ध्यान रखिएगा। तो किन किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? गुर्जरों को लेकर के 2 चीजें हैं, देखिएगा। गुजरात प्लस राजस्थान, जहां पर ये शासन करते थे, वो मूल रूप से शब्द कौन सा था? गुजराता। और गुजराता से अपभ्रंश होते हुए गुर्जर शब्द कहीं ना कहीं बना है। तो नीलकुंठ, देवली, राघोपुर और करहाड़, चारों के चारों शिलालेखों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है किसकी? के प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार शासकों में रोहिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? रोहिलादित्य के नाम से एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि किसको जाना जाता है? रज्जिल को, मिहिर भोज को, हरीशचंद्र को,
या महेंद्रपाल को? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, रोहिलदित के नाम से किसको? हरिश्चंद्र को जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, जो प्रारंभिक या आदि पुरुष भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटियाला शिलालेख में निम्न में से किस राजवंश की या किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? कौन से अभिलेख से? घटियाला शिलालेख से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। गुहिलोतों की, कच्छावों की, सिसोदियों की या मंडोर के प्रतिहारों की? तो शुरुआत में आपको पता ही है प्रतिहारों का शासन कहां पर चल रहा था? मंडोर में। तो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी आपको घटियाला शिलालेख से देखने को मिलती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक आदि पुरुष हरिश्चंद्र, जिसको अभी अपने ने नाम दिया था रोहिलदित को, उसकी राजधानी कौन सी थी? मेड़ता, जालोर, भीनमाल या मंडोर? हरिश्चंद्र की राजधानी पूछिए, ध्यान रखिएगा, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। मेड़ता शुरुआत में देखने को मिलती है, जालोर के अंदर इनकी शाखा थी, भीनमाल भी इनकी शाखा रही, आगे चल करके उज्जैन के साथ साथ कन्नौज पर भी इन्होंने शासन किया। तो कई सारे क्रम आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र के बारे में पूछा है तो हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी? मंडोर याद रखिएगा, प्रारंभिक आपको याद रखनी। नेक्स्ट, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतिहार अभी अपने ने पढ़ा, किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? कुकुक से, रज्जिल से, हरिश्चंद्र से या नागभट्ट से? ये इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिलती हैं कि मंडोर के प्रतिहार वंश की, कहां के? मंडोर के प्रतिहार वंश की किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? इसको ध्यान रखिएगा, कुकुक से, रज्जिल से, हरिश्चंद्र से या नागभट्ट से? ध्यान रखिएगा, रज्जिल से। किससे? रज्जिल से आपको देखने को मिलेगी, कहां के? मंडोर के प्रतिहार वंश की जो वंशावली है प्रारंभ होती है, हेरिडेटरी जो प्रारंभ होती है, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मंडोर शासक निम्न में से प्रतिहार शासकों पर विचार करिए। मंडोर के जो शासक हुए थे प्रतिहार शासक, उन पर विचार करिए। मंडोर शाखा के कौन कौन से प्रतिहार शासक हुए हैं? मंडोर शाखा के नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, बाउक या टाटा? ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। मंडोर शाखा के निम्न में से प्रतिहार शासकों पर विचार करना है कि मंडोर शाखा से संबंधित कौन था? नागभट्ट थे, रज्जिल थे, बाउक थे या टाटा थे? तो ध्यान रखिएगा, टाटा। कहीं ना कहीं आपको मंडोर शाखा से रिलेटेड प्रतिहार वंश के शासक देखने को मिलते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चंस लगातार हम कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं खराब कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस कर सकें, अपना प्रैक्टिस सेशन के रूप में इसका इस्तेमाल करें। इसका एडवांस लेवल के हम लेकर के आएंगे आने वाले समय में, जो नए पैटर्न पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। प्रतिहारों की 26 शाखाएं, कितनी? 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा वही प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई गई है। अब पूछा गया इसमें से 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन कौन सी है? जालोर, मंडोर, उज्जैन या कन्नौज? तो साधारण सा प्रश्न है, आपको सभी को लगेगा सबसे पहले मंडोर आपको देखने को मिले, मंडोर से भीनमाल गए, फिर उसके बाद उज्जैन और उज्जैन के बाद कन्नौज। ये इनका क्रम भी आपको याद रखना है, सभी पर इनका शासन कहीं ना कहीं रहा। तो मंडोर, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन शाखा कौन सी? मंडोर, इसको ध्यान रखिएगा। और कन्नौज जो है त्रिपक्षीय संघर्ष, जो आपका सिल्क रूट हुआ करता था, उसके रास्ते में पड़ा करता था, व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता था, किसको? कन्नौज को। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नैन्सी ने प्रतिहार की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? अभी तो बात करी है, कितनी शाखाएं आपको देखिएगा, 24 शाखाएं, 28 शाखाएं, 26 शाखाएं या 32 शाखाएं? बताओ जल्दी से। नैन्सी के बारे में बताया गया, मुणोत नैन्सी की ख्यात नैन्सी के द्वारा लिखा गया एक साहित्य है, इसमें बताया गया कितनी शाखाओं के बारे में बताया गया। तो अभी अपने ने पता था 26 शाखाएं। कौन सी? 26 शाखाओं की जानकारी किसने दी है? मुणोत नैन्सी ने दी है। मारवाड़ के नैन्सी की ख्यात एक प्रसिद्ध ख्यात के रूप में जानी जाती है, उसी में 26 शाखाओं के बारे में बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन मंदिरों की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? ऐसा कौन सा अभिलेख है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मेरी नजर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैन मंदिरों का स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार शासकों का अभिलेख कौन सा था? मंडोर अभिलेख से जैन मंदिरों की जानकारी मिलती है, नाडोल अभिलेख से मिलती है, नागदा अभिलेख से मिलती है, घटियाला अभिलेख से मिलती है? कौन से अभिलेख से जानकारी आपको देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अपने ने बात करी थी घटियाला के बारे में पहले,
जहां पर सबसे प्राचीन शाखा के बारे में पता लगता है, घटियाल शाखा। उसी घटियाल अभिलेख से ही हमको क्या मिलती है, जैन मंदिरों की स्थापना की जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार वंशों ने जैन मंदिरों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। इसका ध्यान रखिएगा। घटियाला शिलालेख में उत्कीर्ण किसके शासनकाल में हुआ? अब ये घटियाला जो शिलालेख है वो मूल रूप से उत्कीर्ण किसके काल में हुआ था, शासनकाल में हुआ? सिलूक के, बाऊ के, कुक्कू के या जसकरण के? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिलूक, बाऊ, कुक्कुक या जसकरण, तो ध्यान रखिएगा घटियाल शिलालेख जिससे आपके जैन मंदिरों की जानकारी मिलती है, उसी की किसके शासनकाल में, कुक्कुक के शासनकाल के अंदर इसका कहीं ना कहीं निर्माण देखने को मिलता है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित करी? प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा, कौन सी? मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से कहां पर स्थापित करी? प्रारंभिक राजधानी मंडोर, मंडोर से कहां स्थापित करी? मेड़ता, मेड़ता के बाद फिर कहां गई? भीनमाल, भीनमाल से फिर उज्जैन और उज्जैन से फिर कहां गए? लास्ट जो उनका टारगेट था आपको पता ही है, वो टारगेट कौन सा था? वो टारगेट था कन्नौज। कन्नौज पर इन्होंने सफलता हासिल करी और लंबे समय तक सफलता हासिल करी। लास्ट के समय शासनकाल में कमजोर शासक हुए और उसी समय गजनवी का आक्रमण हुआ और गजनवी के आक्रमण के समय इन्होंने सरेंडर कर दिया था, यानी कि शासन छोड़ करके भाग गए थे, कमजोर शासक हो गए थे लास्ट में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मंडोर शाखा से मेड़ता किसने स्थापित करी? कुक्कुक ने, रज्जिल ने, नागभट्ट प्रथम ने या बाउक ने? तो ध्यान रखिएगा नागभट्ट प्रथम के द्वारा मंडोर की शाखा से मंडोर से राजधानी कहां पर, मेड़ता में स्थापित किया, स्थानांतरित की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम बताइए। मंडोर शाखा से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम बताना है जो मंडोर की शाखा से रिलेटेड था। देखिएगा पिछले हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित करी थी? मंडोर से। और यहां पूछा गया मंडोर शासक प्रतिहार वंश के प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र या महेंद्रपाल? तो महेंद्रपाल जैसा आप नाम देखोगे, वत्सराज जैसा आप नाम देखोगे, तो ये कहीं ना कहीं भीनमाल शाखा के आपको दिखाई देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, नागभट्ट प्रथम। कौन सा? नागभट्ट प्रथम, क्योंकि मंडोर को राजधानी बनाया था, मेड़ता से मंडोर राजधानी बनाई, अभी अपने ने बात करी थी। ये देखिएगा पिछले क्वेश्चन में, ये देखिएगा सेम उसी का पैटर्न बदला हुआ है, पैटर्न बदल करके क्वेश्चन पूछा गया है, सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन का तरीका पूछा गया, बदल दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नागभट्ट प्रथम के किस राजवंश से संबंधित प्रारंभिक शासक माने जाते हैं? लोग सिंपल सा प्रश्न, नागभट्ट प्रथम, तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि इस तरह के साधारण प्रश्न तो क्वेश्चन में अब एग्जाम में अब तो नहीं आते, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हर तरह का स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहा होगा तो उसको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एडवांस लेवल की तैयारी तो आपकी होनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि बेसिक आपको आना ही आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आएगा तो एडवांस लेवल की तैयारी बेकार हो जाती है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई हार्ड क्वेश्चन आप कर दो एग्जाम के अंदर, लेकिन बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपकी मेहनत बेकार हो गई। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहली प्रायोरिटी बेसिक्स आपको हर एक टॉपिक का क्लियर होना चाहिए, उसके बाद एडवांस लेवल पर जाना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 18 का क्या है? प्रतिहार शासक के जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, जालोर को। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और महेंद्रपाल द्वितीय। अब हम मंडोर मेड़ता से निकलकर आ गए जालोर में। कहां गए? जालोर में, ध्यान रखिएगा। तो जालोर में को भी अपनी राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी है? भीनमाल का एक पुराना नाम, ठीक है, तो भीनमाल का पुराना नाम कौन सा हो सकता है? इंद्रपुर, श्रीमाल, गंगानगर, भीलवाड़ा। तो सिंपल सा प्रश्न था और मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भीनमाल श्रीमाल के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? बड़ो पुष्कर, अजमेर, मंडरायपुर, जोधपुर, जांगल? तो इनसे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। तो ये देखिएगा पीलो मोलो भीनमाल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी के तौर पर जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भीनमाल पर किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अधिकार किया? भीनमाल पर
सर्वप्रथम किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अधिकार किया? अगर पिछले क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हो और समझ में आता जा रहा है तो अगला क्वेश्चन आप आसानी से जवाब दे सकते हो। ध्यान रखिएगा कुछ भी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था भीनमाल को या जालोर को राजधानी बनाने वाला कौन है, तो नागभट्ट प्रथम। यही तो पूछा उसने इनडायरेक्ट रूप से कि किस गुर्जर प्रतिहार वंश ने शासक करके अधिकार कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा वही होगा जिसने उसको सबसे पहले राजधानी बनाया, वही उस पर क्या कर रहा है, सबसे पहले अधिकार भी वही कर रहा है। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावड़ों को आपको देखना है, दक्षिणी राजस्थान में आपको दिखाई देंगे। तो कहां पर होगा दक्षिणी राजस्थान में चावड़ा, कहां दिखाई देंगे? बीकानेर दक्षिण में आता नहीं है, भीनमाल, जैसलमेर नहीं आता, अलवर उत्तर में आता है, तो बचा ही कौन है? भीनमाल। ध्यान रखिएगा चावड़ों का प्राचीन राज्य उसी को माना जाता है। निम्न में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका मतलब बाकी सारे गलत हैं, केवल एक कथन सही है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। वे वत्सराज के पुत्र थे, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। वत्सराज के पुत्र कैसे होंगे? ये देखिए वत्सराज उनके पुत्र के तौर पर तो जाने जा सकते। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोजदित्य के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ। उनकी मृत्यु के बाद बिल्कुल भी नहीं, दोनों गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ये तीनों के तीनों गलत हो गए। तो लास्ट वाला अपने आप ही सही हो गया। उन्होंने सिंध में अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वत्सराज तो बाद में शासन कर रहे थे, पुत्र कैसे होंगे? 50 वर्षों तक उन्होंने शासन किया नहीं। तीसरा महिपाल, उनकी मृत्यु के बाद महिपाल नहीं था, उनकी मृत्यु के बाद तो मैंने कहा वत्सराज ने, नागभट्ट द्वितीय ने, कईयों ने शासन किया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित करी, ये तो सेम रिपीट सा क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा, पढ़ चुके अपने ने, नागभट्ट प्रथम। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे को आ गया? ग्वालियर अभिलेख कौन सा? ग्वालियर अभिलेख के अंदर मलेच्छों के नाशक किसे कहा गया? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी न किसी एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो विजय राज, विमल शाह, नागभट्ट प्रथम या मिहिर भोज। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया? इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। तो नागभट्ट वही लगातार चल रहा है चर्चा में, नागभट्ट वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागभट्ट, ध्यान रखिएगा। रियल फाउंडर माना जाता है किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासका का, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शासन स्थापित करने में इनकी भूमिका रही, अरबों को इन्होंने पराजित किया था। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शाखाओं को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो मैंने आपको कहा है कि वो शासक जिसको वास्तविक फाउंडर कहा जाता है किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का, नागभट्ट फर्स्ट, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने न केवल अपने आसपास के राज्यों को परास्त किया बल्कि बलूचिस्तान के आक्रमण को भी विफल किया? यानी कि अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान, इसको पकड़िए, क्योंकि कथन और कारण में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा शासक रहा जिसने बलूचिस्तान, अरबों के आक्रमण को विफल किया? दूसरे में कारण, क्योंकि बलूचिस्तान तक उसने शासन स्थापित करने की या बलूचिस्तान तक के जो आक्रमणकारी थे उनको रोका। तो कथन और कारण में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कथन और कारण में ध्यान रखिएगा, स्पेशल अरबों और अरबों से जोड़ देगा किसको? बलूचिस्तान को, इसको ध्यान रखिएगा। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने शासन किया? मैंने शुरुआत में बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। एक तरफ कौन थे? पाल, और एक तरफ राष्ट्रकूट जो कि महाराष्ट्र के थे, जिनका संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। और तीसरा है गुर्जर प्रतिहार, इनके बीच में था कौन? कन्नौज। और ये राष्ट्रकूट, ध्यान रखिएगा, पहली ऐसी शक्ति मानी जाती है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, जिसने नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या किया? इंटरफेयर किया। और इन्होंने सफलता भी हासिल करी। उन्होंने गुर्जरों को भी पराजित किया था, उन्होंने पाल वंश को भी पराजित किया था। इनका शासन कहीं ना कहीं गंगा क्षेत्र तक, हिमालय के क्षेत्र तक इनका शासन स्थापित हो गया था कि एक समय किसका? राष्ट्रकूट का। तो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण वंशावली या महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है। तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर किन शासकों ने भाग लिया? तो सिंपल सी बात है, गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि ये तो सारे थे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? ये इंपोर्टेंट है। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों के अंदर हुई, किसके शासनकाल में हुई? ये इंपोर्टेंट है। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? इस तरह का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। शुरुआत किसके समय? प्रारंभिक रियल फाउंडर तो नागभट्ट है, लेकिन नागभट्ट के समय त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ नहीं हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ किसके समय? वत्सराज के समय। इसको ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण सा प्रश्न बनता है, लेकिन कई बार स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, तो इसको डेटा, क्योंकि डेटा इतना सारा है, वो याद कैसे रहे, तो कई बार बेसिक क्वेश्चन भी कंफ्यूजन पैदा करता है। तो शुरुआत किसके काल में हुई? नागभट्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। वत्सराज के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। ट्रायंगुलर फाइट जो 6 चरणों में चला, और कहते हैं लगभग 150 वर्षों तक ये संघर्ष कहीं ना कहीं चला। 3-3 पीढ़ियां, कितनी? 3-3 पीढ़ियां तीनों राजवंशों की इसमें शामिल रही। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन की विरुद्ध धारण किया, रणहस्तिन की उपाधि को धारण किया, उपाधि को धारण किया। कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा, इसको देखिएगा। वत्सराज, नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज। रणहस्तिन के विरुद्ध धारण करने वाला कौन था? वत्सराज था, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कुवल्यमाला की रचना किसके शासनकाल में? साधारण सा प्रश्न है कि कुवल्यमाला की रचना नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल या वत्सराज? कुवल्यमाला अधोधन सूरी के द्वारा लिखा गया साहित्य, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? अधोधन सूरी के द्वारा लिखा गया साहित्य माना जाता है। कौन सा? कुवल्यमाला। तो कुवल्यमाला किसके शासनकाल में? वत्सराज के शासनकाल में। किसके? वत्सराज के शासन काल में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा किया गया। जोधपुर के निकट, किसके निकट? जोधपुर के वह स्थान जहां पर हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसको देखिएगा, इस तरह का प्रश्न आपको देख, नाकोड़ा, जोधपुर के नजदीक, ओसियां, जालोर, फालना। तो ध्यान रखिएगा, जोधपुर के नजदीक या जोधपुर के अंदर ही कौन स्थान आता है? ओसियां आता है। तो ओसियां कहीं ना कहीं फेमस है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण, वापस देखिए, पिछले क्वेश्चन का आंसर शामिल करते हुए क्वेश्चन क्रिएट कर दिया गया है कि ओसियां में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में देखने को मिलता है? वत्सराज प्रतिहार के समय, नागभट्ट प्रथम के समय, देवराज के समय या लीलाचंद पाल के समय? इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को निश्चित तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसके समय? वत्सराज के समय। अभी अपने ने पढ़ा था, तो सेम आंसर वैसे ही है। मैंने फिर आपको कहा कि क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होकर के घूम घूम करके आते हैं, लेकिन उनको पूछने की प्रकृति बदल जाती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन कैसा भी हो उसका आंसर आप निकाल सकते हो, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? समझ में आ गया? गुर्जर प्रतिहार वंश से शैली से रिलेटेड कौन सा मंदिर एक है? ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, चित्तौड़, सोमेश्वर मंदिर चित्तौड़, चौमुखा मंदिर रणकपुर पाली, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो इनसे तो कोई रिलेटेड नहीं है किसका? गुर्जर प्रतिहारों का। ध्यान रखिएगा, किराड़ू बाड़मेर के अंदर ही आपको सोमेश्वर मंदिर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर ही इनका अधिकार क्षेत्र था। तो सिंपल सी बात है, जहां इनका शासन होगा वहीं पर ही किसी न किसी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की शैली से बना हुआ मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर माना जाता है। ओसिया में महावीर स्वामी को मंदिर का निर्माण, वापस सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। वत्सराज हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवल्यमाला की रचना हुई थी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम करके पूछा जा सके, बदल बदल के जो भी ट्रेंड पूछा जा सके, वो सारा ट्रेंड कहीं ना कहीं मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। अब तक अपने ने पिछले बारे में क्वेश्चन में कुवल्यमाला पढ़ा था, अब उसके साथ हमने क्या पढ़ लिया? हरिवंश पुराण। दोनों की दोनों रचना हुई है, तो किसके शासनकाल में हुई है? तो ध्यान रखिएगा, बात पढ़ी थी अपने किसके समय? वत्सराज के समय इनकी क्या हुई है? रचना हुई है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? सिंपल सा प्रश्न है, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, रोकने की भी जरूरत इसमें नहीं है।
किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस शासक के? तो सिंपल सा प्रश्न है, आपके समझ में आ जाएगा, नागभट्ट द्वितीय। इसमें और कोई है ही नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई है ही नहीं राजा जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित, एक ही है इसके अंदर। वत्सराज के बाद शासक कौन बना? ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। नागभट्ट फर्स्ट, इनसे पहले फर्स्ट, और फिर वत्सराज, और वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय। इसको ध्यान रखिएगा। अपने कथा एक पढ़ा था हमने कि वत्स उसके नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है, तो उसमें पूछा गया था वत्सराज का पुत्र है। वत्सराज का पुत्र कैसे होगा? वत्सराज तो उसके बाद शासन कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये क्रम भी आपको याद रहना चाहिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुजरी यानी कि गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो बताओ किसने पुनः स्थापित करने का? भाई इन्होंने तो रियल फाउंडर थे, इन्होंने तो स्थापित करी। यहां पर पूछा जा रहा है पुनः स्थापित करने वाला देवराज, कुक्कुक या नागभट्ट सेकंड। तो आपको समझ में आना चाहिए, पुनः पूछ रहा है, शुरुआत किसने करी? नागभट्ट ने। तो रियल फाउंडर तो नागभट्ट हो गया। पुनः में आपको फिर याद रखना नागभट्ट द्वितीय। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, वह था वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या महेंद्रपाल। कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश से उपाधियों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। परम भट्टारक महाराजा धीराज जैसी उपाधियां किसने धारण करी? तो ध्यान रखिएगा नागभट्ट द्वितीय, जिसने पुनः स्थापित करी थी सत्ता। गुर्जरों को पुनः स्थापित करने वाला कौन था? गुर्जरों को रियल स्थापित करने वाला नागभट्ट, और पुनः स्थापित करने वाला कौन? नागभट्ट। तो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला शासक, ध्यान रखिएगा। किस प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस प्रतिहार शासक के दरबार को नागावलोक का दरबार भी कहा जाता है? इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अभी अपने ने बात करी किसकी? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय से संबंधित, नागभट्ट फर्स्ट से संबंधित अपने सारे क्वेश्चन कर लिए। नागभट्ट द्वितीय से भी जितने क्वेश्चन देख सकते थे इंपोर्टेंट, वो सारे हम पढ़ रहे हैं। निम्न में से गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसने ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई? कौन सी? ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। नागभट्ट सेकंड, कुक्कुक, मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल। ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जब ग्वालियर, तो अब नेक्स्ट शासक पर बात करेंगे जिसका नाम क्या है? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का एक और महान शासक माना जाता है किसको? मिहिर भोज को। तो किसके, कौन सी प्रशस्ति से जानकारी मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति इन्हीं के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी। आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण करी थी, आदिवरा की, ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी बात करी है, आपको ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज। कौन सा? मिहिर भोज। इसके अंदर तो बाकी आएंगे ही नहीं, बाकी इससे संबंधित ही नहीं है, तीनों के तीनों। तो मिहिर भोज, महेंद्रपाल, नागभट्ट होता तो आप इसको कंफ्यूजन भी करते। इसमें तो सिंपल सा है मिहिर भोज, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है? रचित नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा कि कौन सी पुस्तक रचित नहीं है। सर्वत्र श्रृंगार प्रकाश, कुवल्यमाला, राजमार्तंड, धर्म संघ। इसको ध्यान रखिएगा। ये या तो इनके द्वारा लिखी गई या इसके शासनकाल के अंदर लिखी गई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, धर्म संघ। कौन सा? धर्म संघ इनके समय नहीं लिखा गया, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा दोबारा से डाउट है, इस क्वेश्चन को दोबारा से अपने देखेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको दोबारा से देख लेंगे, इसको थोड़ा सा मुझे डाउट है उस क्वेश्चन पर। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने
गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? विदेशी यात्री का नाम बताना, मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी या अब्दुल रज्जाक। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे अरब यात्री थे, कहीं ना कहीं ये आए थे और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी कहीं ना कहीं दी थी। तो सैन्य शक्ति और समृद्धि की जानकारी कौन दे रहा है? तो ध्यान रखिएगा, सुलेमान दे रहा। अल मसूदी जो है, आपको पता ही है, अल मसूदी वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले एक शब्द दिया था, कौन सा? मानसून। मानसून शब्द को देने वाला कौन था? अल मसूदी था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर बोझ के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया। यानी कि मिहिर बोझ के समय आया और वृत्तांत प्रस्तुत करने वाला कौन? सुलेमान, शाह आलम निस्तवल, अल मसूदी रज्जाब और अब्दुल्लाह हुसैनी। अरब यात्रियों ने काफी सारी यात्राएं करी और गुर्जर प्रतिहारों के समय काफी सारा लिखा। क्यों? क्योंकि इस्लाम का उदय हो चुका था। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, जब भारत की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठे थे उसी समय दुनिया के अंदर इस्लाम का उदय हुआ था और मोहम्मद साहब कहीं ना कहीं मक्का के अंदर एक नए रिलीजन को उद्भव कर रहे थे जिसका नाम था इस्लाम। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, आपको पता है, वो खलीफा कहलाए, सक्सेसर उनके जो थे। और उन खलीफाओं ने बाद में क्या किया, धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी उनके पास आ गई और भारत पर अरब आक्रमण शुरुआत हो गए। तो अरब यात्री जो प्री मिडाइवल है उसके अंदर आपको अरब यात्रियों का बहुत सारा देखने को मिलेगा, आक्रमणकारी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अरब के साथ साथ तुर्की आक्रमणकारी भी आपको देखने को मिलेंगे, गजनवी, गोरी जैसे, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम। ये एक सारा कार्यकाल आपको तभी देखने को मिलेगा। उसका कारण ये है कि इस्लाम उससे पहले था ही नहीं, प्री मिडाइवल एज के अंदर ही इस्लाम का उदय माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो वृत्तांत का वर्णन किसने किया है? सुलेमान ने किया, इसको ध्यान रखिएगा। एंशियंट हिस्ट्री में आपको इस्लाम नहीं मिलेगा क्योंकि प्री मिडाइवल के अंदर जब हर्षवर्धन गद्दी पर है तभी मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम का उदय किया गया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? बंगाल के अंदर भोज प्रथम के समय, किसके समय? इधर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, उस समय गौड़ बंगाल के समय भोज प्रथम का समकालीन कौन था? इसको पता करना है कि यहां बंगाल के अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर बंगाल में उस समय का शासक कौन माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो कक्कू होगा ही नहीं, देवपाल, त्रिलोचन पाल, रामभद्र, ये दोनों तो इससे संबंधित ही नहीं है। किससे? पाल वंश से। ठीक है, त्रिलोचन पाल भी नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मूल रूप से कौन है? देवपाल। कौन सा? गोपाल हुआ, देवपाल हुआ, धर्मपाल हुआ, समझ में आ गया? ये सारे के सारे किससे? पाल वंश से संबंधित। भोज प्रथम के समय, मिहिर भोज के समय कौन था? देवपाल था, और देवपाल पराजित भी हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? ये तो मुझे लग रहा है आपने पहले भी क्वेश्चन को कर चुके हैं, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था मिहिर भोज। कौन सा? मिहिर भोज। हाँ, जिन्होंने क्वेश्चंस को जिनको दिया था शायद मुझे लग रहा है उन्होंने रिपीट कर दिया, उन्होंने क्वेश्चंस को देखे नहीं। कुछ क्वेश्चन हो गए, अगली क्लास में इस तरह का रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है? देखिएगा, ये क्वेश्चन था वो। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन दोबारा एक बार देख लीजिएगा, पीछे वाला एक क्वेश्चन अपने ने वापस लगाया था, ये वाला। इसमें क्या था? गुर्जर। हाँ, ये देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन को मैंने कहा था टाइपिंग एरर हो गया, ये कुवल्यमाला तो अदुदन सूरी थी, इसलिए मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए ये था वो। वहां पर जो है ना कुवल्यमाला कर दी गई थी, जबकि वास्तव में कृत्यकल्प तरु इसका नाम था, ध्यान रखिएगा। तो वो क्वेश्चन वहां पर था, तो ध्यान रखिएगा कौन सी पुस्तक रचित नहीं है। अब तो आप आंसर आराम से दे दोगे। धर्मसंग नहीं है। कौन सी नहीं है? उसमें भी आंसर अपने ने लगाया था, लेकिन वहां कृत्यकल्प तरु की जगह कुवल्यमाला लिख लिया था, जबकि मैंने आपको बताया था कुवल्यमाला तो अदोदन सूरी की है। तो उस क्वेश्चन को वहां पर मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर, तो इसको कौन सी पुस्तक ने लिखी? धर्मसंग नहीं लिखी, बाकी तीनों की तीनों मिहिर भोज के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। राजेश्वर किसके दरबार में रहा था? राजराजेश्वर, जिसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया था, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा जैसे बहुत साहित्य लिखा गया। तो किसके दरबार में हुआ करता था? महेंद्रपाल प्रथम के समय, मिहिर भोज के समय, वत्सराज के समय, नागभट्ट द्वितीय के समय। ये वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आता है और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ एक नाम आता है महीपाल का।
किसका? महीपाल का। और स्टूडेंट बार बार कंफ्यूजन होता महीपाल या महेंद्रपाल, तो दोनों के दरबार में थे, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसकी होगी? महेंद्रपाल की, क्योंकि महेंद्रपाल के शासन काल में थे। महेंद्रपाल के बाद महीपाल आए तो महीपाल के शासन में भी रहे, इसलिए ध्यान रखिएगा। कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाटककार, लेखक राजशेखर की नहीं है? देखिए, इसलिए मैंने नाम, क्वेश्चन आ गया अगला, देख लीजिएगा। राजशेखर की नहीं है ये पूछा गया, इसका मतलब सारी की सारी राजशेखर की कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, प्रभावक चरित्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई, ये भी लिखी गई, ये भी, ये नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भुवन कोश, भुवन कोश भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? कौन सा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रतिहार महेंद्रपाल का गुरु था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने की पूरी पूरी संभावना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रभट्ट, धनपाल, राजशेखर या मित्रसेन, निम्न में से कौन सा शाही प्रतिहार वंश महेंद्रपाल का गुरु के रूप में जाना जाता है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो राजशेखर अभी अपने ने बात करी, वही कहीं ना कहीं गुरु के तौर पर जाना जाता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम है, महीपाल का दरबारी कवि कौन था? अभी मैंने आपके बात करी कि दोनों के दोनों है, लेकिन प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? पहले महेंद्रपाल है, इसलिए प्रायोरिटी महेंद्रपाल को पहले दी जाएगी। तो राजशेखर, कौन सा? राजशेखर, इसको ध्यान रखिएगा। राजशेखर ने सकल मुखमंडनी की उपाधि किसे प्रदान करी? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजशेखर ने सकल मुखमंडनी की उपाधि किसे प्रदान की थी? महेंद्रपाल को, भोज को, महीपाल को और भोजदित्य को। तो आपके दिमाग में एक चीज तो निश्चित तौर पर रखनी है, क्या? कि या तो वो इसके दरबार में थे या इसके दरबार में थे, दो के तो बाकी दो के दरबार में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इन दो में से आंसर होगा, तो 50% तो आपने कट कर दिया। अब महेंद्रपाल प्रथम या महीपाल प्रथम, तो ध्यान रखिएगा महीपाल प्रथम जो कि बाद में थे, उनको क्या दी गई? सकल मुखमंडनी की उपाधि प्रदान की गई, इसको ध्यान रखिएगा। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि साधारण सा प्रश्न भी नहीं कर पाते हैं, जबकि किसी भी वंश का प्रारंभ और अंतिम शासक आपको पता होना चाहिए। तो बताएं कौन सा था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल, द्वितीय, महीपाल। तो ध्यान रखिएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यशपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? वो गजनवी आपको पता ही है, अभी वर्तमान के अंदर आपको वहां पर गुजरात के अंदर, किसके अंदर? गुजरात के अंदर आपके प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर, जिस सोमनाथ मंदिर पर 1000 का समय हो गया, 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। किस पर? आपको पता ही है, मंदिर के ऊपर। और कहीं ना कहीं इसीलिए से महमूद गजनवी को बुत सिकन या मूर्ति भंजक की उपाधि कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, उन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को, मंदिरों को खंडित किया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया, तब कन्नौज का शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, कमजोर एक शासक था जिसका नाम था राज्यपाल। कौन सा? कमजोर शासक के तौर पर राज्यपाल था, और कहीं ना कहीं देखिएगा वो छोड़ करके भाग गया था कन्नौज को, इसको ध्यान रखिएगा। युआन चुआंग चीनी उल्लेखित पियोमोलो के रूप में किस स्थान की पैराटू? ये अपने पहले ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से हमने कह दिया था, कौन सी राजधानी के तौर पर था? तो हमने देख लिया था भीनमाल को। किसको? भीनमाल को, इसको ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा करी, सिंपल सी बात है, ये साधारण सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ध्यान रखिएगा, फाइयान ने, सुयांग ने, हेनसांग ने। तो हेनसांग ने, किसने? हेनसांग, क्योंकि हेनसांग किसके समय? आपको ध्यान रखना, हेनसांग के समय 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। 59 चीनी यात्री, क्योंकि इत्सिंग के बारे में याद रखना, फाइयान के बारे में याद रखना, हेनसांग के बारे में याद रखना। इन तीन के बारे में तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। ध्यान रखिएगा, तीनों यात्री किस शासन काल में दिल्ली में उस समय, भारत में, सॉरी दिल्ली तो थी नहीं, भारत में उस समय कौन कौन शासन कर रहा था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि चीनी यात्रियों का वृत्तांत, फा क्यों की, क्वा क्यों की, इस तरह की पुस्तकें जो इनके द्वारा लिखी गई, वो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो आंसर ध्यान रखिएगा सी। किसके समय हेनसांग राजस्थान आया?
अब राजस्थान किसके समय भारत आया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा हेनसांग, है से याद रखो, है से हर्षवर्धन। देखिएगा हेनसांग किसके समय, हर्षवर्धन के समय। दूसरा कौन है, फाइयान। कौन सा, फाइयान का भी आपको ध्यान रखने का, फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपको देखने को मिलेगा। और हेनसांग ने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है बार बार। अब हर्षवर्धन तो निश्चित तौर पर पूछेगा, क्यों, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का अंतिम एक माइटी रूलर के तौर पर माना जाता है, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, सकलोत्तर पतनात, उत्तर पतनात की उपाधि से जिसको जाना जाता है। हर्षवर्धन को वर्धन डायनेस्टी जिसकी थी। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहां पर शासन करते, गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहां पर शासन करते थे, मंडोर पर, राजगढ़ पर, जालोर पर या मेड़ता पर। इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, मंथन देव राजगढ़ पर क्या करते थे, शासन करते थे। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मंथन देव को पढ़ते नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो सिंपल सी बात है, देखिए इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज, ये देवपाल हमने अभी बात करी थी। बंगाल का शासक, बंगाल का शासक जिसके त्रिपक्षीय युद्ध में जिसने भाग लिया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है, कौन सा एक मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है। फिर मंदिरों के बारे में पूछा है, पहले अपने पढ़ चुके थे क्वेश्चन कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार शैली से था, अब यही वापस इनडायरेक्ट रूप से दूसरे तरीके से, और इसमें ऑप्शन भी दूसरे बदले हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओसिया का सचियाय माता का मंदिर, ओसियों पे शासन किया, बिल्कुल होगा। जयपुर का गणेश मंदिर, गोठ मंगलोद का दधी माता का मंदिर, और भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर। कौन सा एक मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रतिहार कालीन मंदिर, सॉरी प्रतिहार कालीन मंदिर है, एक मंदिर पूछा गया, कौन सा है, सचियाई माता का, जयपुर के गणेश मंदिर, गोठ मंगलोद का दधी माता का मंदिर, या भरतपुर का मंदिर। तो ध्यान रखिएगा कौन सा एक मंदिर पूछा गया है इसमें, ये दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। तो मंदिर कौन सा होगा, गोठ मंगलोद का दधी माता का मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा। दसवीं नहीं, दधी माता का मंदिर, इसको ध्यान रखिएगा। प्रतिहार अभिलेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है, पदाधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया। राजगुरु, युवराज, मंत्री या रानी, तो राजगुरु, इसको ध्यान रखिएगा। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है, जैन मंदिरों की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है, मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख, नागदा अभिलेख या घटियाल अभिलेख। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने फिर आपको कहा है कि नागभट्ट भ्रष्ट के समय आपको दिखाई देता है बार बार, तो ये ध्यान रखिएगा। घटियाला अभिलेख में इस तरह के मंदिर की जानकारी आपको देखने को मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में सलेश का, मलेच का नाशक, सलेश की जगह मलेच, मिसप्रिंट है, मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया, विग्रहराज चतुर्थ को, बिमल शाह को, नागभट्ट को या मिहिर भोज को। मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किसको कहा गया है, नागभट्ट फर्स्ट को मलेच्छों का नाशक कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ओसियों का काष्ठेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है, तो सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार, तो सिंपल सी बात है किसका निर्णय करेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का। कौन सा मंदिर, काष्ठेश्वर मंदिर। इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई देखने। कौन सी शाखा सबसे प्राचीन मानी जाती है, तो सिंपल सा प्रश्न आप कर दोगे, जालोर, मंडोर, मारवाड़ या उज्जैन। ये इस तरह के प्रश्न है जो बेसिक क्वेश्चन से आपको निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। मंडोर, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, मंडोर शाखा में निम्न में से प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। अच्छा, वापस मंडोर शासकों पर विचार करना, नागभट्ट, रज्जिल, बाउक या घटा। तो जल्दी से बताओ, ये कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है अब की बार, ध्यान रखिएगा। वही क्वेश्चन है, उस समय वहां पर टाटा और अब की बार घटा, जबकि टाटा है उसका, घटा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन। प्रतिहारों के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी रहा है, तो आपको पता ही है इसमें
कुछ सोचने के लिए, मंडरायल, मंडोर, मेदांता या फिर जोधपुर। तो किसकी, हरिश्चंद्र जो कि आदि पुरुष के तौर पर जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मंडोर प्रारंभिक पुरुष या आदि पुरुष के तौर पर किसको जाना जाता है, हरिश्चंद्र को, ध्यान रखिएगा। मंडोर शाखा से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट, मंडोर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके शासन काल में मानी जाती है? मंडोर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक से मानी जाती है? रज्जिल से, मंडोर का, हरिश्चंद्र से, भोजपट से, कुक्कुक से। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए किससे, कि मंडोर प्रतिहार, कौन सा मंडोर का पूछा है, मेड़ता का नहीं पूछा है, मंडोर से। तो किससे वंशावली किससे मानी जाती है? प्रारंभिक पुरुष तो कौन माना जाता है, कि हरिश्चंद्र माना जाता है, लेकिन इसने पूछा क्या है कि प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक से मानी जाती है? शासक कौन सा होगा? तो शासक के तौर पर आपको ध्यान रखना, रज्जिल से मानी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उत्पन्न बताया? द्वारपाल के रूप में माना जाता है, जैसे लक्ष्मण द्वारपाल के रूप में थे, इसलिए गुजरों को द्वारपाल माना जाता है, पश्चिम का द्वार। क्यों? क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक जो अरब आक्रमणकारी हैं उनको रोके रखा था, इसलिए इनको द्वारपाल के रूप में कहीं ना कहीं जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, ग्वालियर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, उज्जैन अभिलेख या कन्नौज अभिलेख। तो कौन से अभिलेख में इसको देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख में इनको लक्ष्मण से उत्पन्न माना जाता है। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक काल में भारत की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन कर चुके हैं इनडायरेक्ट रूप से, तो आप मुझे बताएं कि किस शासन काल में राजा, प्रतिहार राजा के शासन काल में यात्रा करी थी किसने? सुलेमान ने। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या भोजराज। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल करके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे। एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीके से अलग अलग पैटर्न से पूछा जा रहा है, उसका कारण यही है कि जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? अंतिम और सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? हरिहर मंदिर सीकर, मोढेरा सूर्य मंदिर जसवंसर, सोमनाथ मंदिर किराड़ू या कुक्कुक मंदिर देव। कौन सा मंदिर माना जाता है जो सबसे अंतिम तौर पर माना जाता है? तो सोमनाथ मंदिर किराड़ू, ये सबसे अंतिम और सबसे सुंदर मंदिर के तौर पर जाना जाता है। किराड़ू के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, ध्यान रखिएगा। मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने मेड़ता को, किसको? मेड़ता को, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? रज्जिल ने, नरभट्ट ने, भोजभट्ट ने या नागभट्ट ने? मेड़ता को अपनी राजधानी किसने बनाया? मंडोर से मेड़ता जो है, तो मेड़ता को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, ये बताएं जल्दी से फटाफट। रज्जिल, नरभट्ट, भोजभट्ट या नागभट्ट प्रथम? तो अपने बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन पर इनडायरेक्ट रूप से, नागभट्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। मंडोर के प्रतिहार शासकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्र रोहिलादीद के नाम से जाने जाते थे, सही है बिल्कुल। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है, बिल्कुल। वंशावली ध्यान रखिएगा, रज्जिल से प्रारंभ होती है, जबकि आदि पुरुष या प्रारंभिक पुरुष हरिश्चंद्र को कहा जाता है, यह भी सही है। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता राजधानी ले गया, बिल्कुल सही ले गए, मंडोर से मेड़ता, बिल्कुल। भोगभट्ट ने वलदेश को के शासक देवराज भट्टी को पराजित किया था। भोगभट्ट ने वलदेव देश के शासक देवराज भट्टी को पराजित किया था, यह गलत है। भोगभट्ट ने पराजित नहीं किया था, तो आंसर इसका क्या होगा? डी इसका आंसर क्या होगा? गलत होगा, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? ये फिर है, कुछ बदले हुए भी हैं, ध्यान रखिएगा। किसमें कहा गया है जल्दी से बताएं? 77 के अंदर। नीलगुंड, देवली, राघनपुर, किराड़ू। तो ध्यान रखिएगा, सभी में बताया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिएगा, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आगे जो है पैटर्न पर ही, इसी पैटर्न पर और क्वेश्चंस आपके लेकर के आएंगे, इसी पैटर्न पर, जिससे आप नए पैटर्न के हिसाब से भी तैयार हो सकें। एक क्लास किसी की भी बेसिक होगी और एक उसी टॉपिक का एडवांस लेवल होगा, जिसमें आपको लगभग नए पैटर्न से रिलेटेड और सारे के सारे न्यू क्वेश्चंस क्रिएट हुए हुए दिखाई देंगे। किसी भी प्रकार का कोई पीवाईक्यू उसके अंदर शामिल नहीं होगा, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। आप देखना, एडवांस क्लास एक बार मैं लेकर के आऊंगा बता करके, उस एडवांस क्लास को आप जब लेोगे तो आपको ये पता लगेगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई पीवाईक्यू
नहीं है। आप मिलान कर सकते हो। विजयपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। कालांतर में चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया। जल्दी से बताएं इसका कि विजयपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। हमने कहा प्रतिहार वंश का तो हमने शासक पढ़ा था, अंतिम शासक यशपाल था, तो ये गलत हो गया। कालांतर में चंद्रदेव, हाँ बिल्कुल, गढ़वाल वंश के शासक चंद्रदेव ने किसको छीन लिया? कन्नौज को छीन लिया और वहां पर गढ़वाल वंश की स्थापना कर दी। तो इसमें ए गलत है और आर इसका सही है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए गलत है और आर इसका सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगली क्लास में। इसीलिए मैं इसको लेकर के आया था, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम अगली क्लास किस लेवल पर लेकर आए। ये अंतिम जो 2 क्वेश्चंस है यही आपका एडवांस लेवल होगा। इसी तरह के 2 क्वेश्चन है, इसी तरह का एडवांस लेवल की आपकी क्लास ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत कौन सा है? ध्यान रखिएगा। राजपुरुष, राजकीय अधिकारी, बिल्कुल सही। महाप्रतिहार, राजमहल में इसका रक्षक को, बिल्कुल, क्योंकि प्रतिहारों को रक्षक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। बालाधिकृत, मुख्य न्याय अधिकारी। इत्तक संदेशवाहक के तौर पर नहीं होता, दूत होता है संदेशवाहक के तौर पर। तो ये, अच्छा सॉरी, 1 मिनट, असंगत पूछना है इसमें। असंगत कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग फिर वापस, थोड़ा सा, हाँ दोबारा से सोचते हैं। राजपुरुष, राजकीय अधिकारी, बिल्कुल सही है। महाप्रतिहार, राजमहल का रक्षक, भी सही है। बालाधिकृत, बालाधिकृत, तो बालाधिकृत का मतलब क्या होगा? सैन्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी या सेनापति। तो ये अपने आप में गलत हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य न्याय अधिकारी को बालाधिकृत नहीं कहेंगे। और इत्तक को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। गुजर वैसे संदेशास्पद, संदेशवाहक के रूप में दूत शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इत्तक शब्द का भी आप देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ये सॉरी सी इसका आंसर होगा। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन इसलिए लेकर के आए जिससे आपको ये बताया जाए कि अगली वीडियो में जब हम गुजर प्रतिहार को लेकर के आएंगे तो सेम इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो कि एडवांस होंगे और नए क्रिएट होंगे। किसी भी प्रकार का कोई PYQ उसमें शामिल नहीं होगा। प्लीज, अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हम मोटिवेट होंगे तो और अच्छे आपके लिए वीडियो बना करके लेकर आएंगे। आज की क्लास के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।